नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की अहम यात्रा पूरी करने के बाद 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइत्जू के साथ वहां के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मालदीव 26 जुलाई को अपने आजादी की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने अभिनंदन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गई। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम ने सभी का अभिनंदन किया। संसद में चल रहे मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। आज भी दोनों सदनों में लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष की ओर से नाराजगी होने लगी, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई और कहा कि पिछले कई दिन से विपक्ष लोग लगातार शोर कर रहा है। अगर किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो उस पर पक्ष और विपक्ष आपस में बात करें। वहीं राज्यसभा में कामकाज के थोड़ी देर बाद विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को भी सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। प्रश्नकाल में विकसित कृषि संकल्प अभियान पर बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि लैब को लैंड से जोड़ने के लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए हमने लैब टू लैंड कार्यक्रम के लिए वैज्ञानिकों को गांव-गांव में पहुंचने अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि कृषि को तकनीक से जोड़ने और किसानों को उसका लाभ खेतों में देने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। इससे पहले प्रश्नकाल में विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा कि वो किसानों से जुड़े मुद्दों पर जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने विपक्ष ने देने की अपील की। दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। राजस्थान के झालावाड़ में पिपलादी गांव के सरकारी स्कूल का भवन ढह गया। इस स्कूल हादसे में अभी तक 5 बच्चों की मृत्यु की खबर है। हादसे में करीब 20 बच्चे घायल हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि घायलों का उपचार अकलेरा, मनोहर थाना और गंभीर घायलों का इलाज झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ हादसे को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक बताया। उन्होंने कहा कि घायल बच्चों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। भारत की रक्षा क्षमताओं को एक बड़ी सफलता मिली है। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज NOAR में यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया है। इस सफलता के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह सफलता साबित करती है कि भारतीय उद्योग अब महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों को अपनाने और उनका उत्पादन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने शौर्य भारत कार ड्राइव को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार रैली में कुल 40 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कार रैली में शामिल गाड़ियों में से 30 इलेक्ट्रिक हैं, वहीं 10 हाइब्रिड है। ये रैली दिल्ली से अंबाला होते हुए आदमपुर जाएगी और फिर उसी रास्ते वापस आएगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये तीनों एयरफोर्स स्टेशन प्रमुख बेस थे। रैली के मार्ग में आने वाली यूनिवर्सिटीज में जाकर छात्रों को भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य से परिचित कराया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूके के साथ FTA समझौते को लेकर खुशी जाहिर करते हुए इसे चाय उद्योग और निर्यातकों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता वैश्विक कृषि व्यापार में भारतीय प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करता है। विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गरेटा ने G20 विकास मंत्रियों की बैठक के दौरान फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी मंत्री थानी मोहम्मद सोइलिही
से मुलाकात की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने 4P यानी कि पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप और AI पर चर्चा की है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार की टिप्पणी पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की विचारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कल्चर है कि वो हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते आए हैं। उन्होंने कहा कि महाद्वीय मुद्दे पर हम लड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में एक और नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। आज यानी 25 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 4078 दिन पूरे करने के साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नई परिसीमन प्रक्रिया की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुसार अगली परिसीमन प्रक्रिया केवल 2026 के बाद होने वाले जनगणना के आधार पर ही की जा सकती है। मणिपुर में अनुच्छेद 356 के तहत लागू राष्ट्रपति शासन अगले 6 महीने तक जारी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस संदर्भ में संसद में एक प्रस्तावना स्वीकार किए जाने की जानकारी दी। दरअसल मणिपुर में इस साल 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जिसकी मियाद आगामी 13 अगस्त तक थी। संसद द्वारा नए प्रस्ताव को अनुमोदन मिलने के बाद 13 अगस्त से अगले 6 महीने तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन रहेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। राज्यसभा के महासचिव को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वहीं कल ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने संसद में पूछे एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किए गए एक बर्बर सीमा पार आतंकी हमले का जवाब देने के लिए शुरू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था। मंत्रालय ने बताया कि भारत की कार्रवाई केंद्रित और नपी तुली थी। हालांकि पाकिस्तान ने कुछ सैन्य सुविधाओं के अलावा भारतीय नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया। वहीं लोकसभा में एक लिखित उत्तर में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहो ने बताया कि भारतीय विमानन कंपनियों के बेड़े में 33 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हैं। मुरलीधर मोहो ने यह भी बताया कि विमान दुर्घटना जांच किए गए हैं ताकि पिछले महीने अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के संभावित कारणों का पता लगाया जा सके। बिहार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का प्रथम चरण समाप्ति की ओर है। अब तक 99% मतदाता कवर किए जा चुके हैं। 7.21 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त और डिजिटलाइज हो चुके हैं। इन सभी मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल होंगे। बाकी फॉर्म भी BLO या BLAs की रिपोर्ट के साथ डिजिटलाइज हो रहे हैं ताकि दावा और आपत्ति के समय जांच करने में आसानी हो। मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है। इस मामले में विपक्ष के विरोध के कारण जहां संसद भी 3 दिनों से बाधित है, वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण कामकाज लगातार बाधित है। इस बीच विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से कर्नाटक में मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग और उनके अधिकारियों के खिलाफ चेतावनी भरी टिप्पणियों पर चुनाव आयोग ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें आधारहीन और झूठे आरोप लगाने से बचना चाहिए। उत्तराखंड के 12 जिलों के लिए हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से गुरुवार को संपन्न हुई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। हरियाणा को छोड़ शेष 12 जिलों में हो रहे पंचायत चुनाव में गुरुवार को पहले चरण का मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण का मतदान आगामी 28 जुलाई को होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जन समस्याओं का निराकरण शीघ्रता और पारदर्शिता से किया जाए। मथुरा रोड NH2 पर सुखदेव विहार के पास एक स्कूल बस और ट्रक के बीच में दुर्घटना हुई। हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच चुका है। यदि जलस्तर चेतावनी स्तर के
करीब पहुंचता है तो निचले हिस्से में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी। मानसून के बीच मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव देखने को मिला। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं झमाझम बारिश से आम जनजीवन और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है और सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण ग्वालियर के विभिन्न हिस्सों में जल भराव हुआ। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को चिपचिपी गर्मी से राहत मिली। दक्षिण भारत में मौसम में बदलाव का असर साफ तौर पर दिख रहा है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में भारी बारिश जारी है। कुन्नूर में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। रामपुर में बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है। राजौरी में अचानक आई बाढ़ के बीच सेना के पायलटों ने हेलीकॉप्टर से बहादुरी से बचाव कार्य किया। भारतीय सेना के कर्नल शौर्य सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल अभिजीत सिंह ने साहस के साथ राजौरी में आई विनाशकारी बाढ़ में फंसे एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए निकासी अभियान चलाया। हेलीकॉप्टर को उफनते पानी से बमुश्किल 1 फुट ऊपर उड़ाया गया, जिससे फंसे हुए बच्चे को सफलतापूर्वक बचाया जा सका। दिल्ली के लोगों को आने वाले कुछ दिनों में उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 4 से 5 दिनों तक बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। सावन के पावन महीने में राजकोट के पंचनाथ मंदिर में भक्तों ने श्रद्धाभाव से पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित करने पहुंचे। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। भारतीय शेयर बाजार आज के कारोबारी सत्र में लाल निशान पर खुला। सेंसेक्स 0.30% की गिरावट के साथ 81,939 और निफ्टी 0.35% की कमजोरी के साथ 24,985 पर था। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रमुख पोर्टर्स पर कंटेनर क्षमता में 70% से अधिक की वृद्धि हुई है। वहीं तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो वॉल्यूम कई गुना बढ़ी है। भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ लिमिटेड और ट्राइडेंट रियल्टी ने मुंबई में एक लग्जरी आवासीय परियोजना के सभी 416 फ्लैट को भारी मांग के बीच करीब 2300 करोड़ रुपए में बेचा। आयकर दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्लेषण पोर्टल का उद्घाटन किया। साथ ही मधुकर मैस्कॉट को भी लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वन डे एज अ साइंटिस्ट कार्यक्रम में कहा कि हमारे देश में तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है। आने वाले समय में भावी वैज्ञानिक तैयार करने के लिए CSIR द्वारा आयोजित जिज्ञासा जैसे कार्यक्रम करते रहने होंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाली 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने जा रहे हैं, जो चंद्रयान की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इसके जरिए हम युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के अवसर प्रदान करेंगे।
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता ने वर्ष 2024 में देश को जीवाश्म ईंधन और प्रदूषण संबंधी लागत में 4 लाख करोड़ रुपए की बचत करने में मदद की। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने निर्धारित समय से 5 साल पहले ही अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा कि भारत में एक्सप्रेसवे सहित एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई मार्च 2024 में मात्र 93 किलोमीटर थी, जो बढ़कर वर्तमान में लगभग 5110 किलोमीटर हो गई है। नितिन गडकरी ने साथ ही कहा कि पिछले 11 सालों में देश में राजमार्ग निर्माण की गति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2014-15 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 34 किलोमीटर प्रतिदिन, साथ ही 2024-25 में 29 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। राज्यसभा में संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5G सेवाएं शुरू की जा रही हैं और वर्तमान में यह देश के 99.8% जिलों में उपलब्ध है। डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर ने कहा कि टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा देश भर में 4.86 लाख 5G बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन लगाए गए हैं। इसके साथ ही 5G सेवाओं की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में 100 5G उपयोग मामलों की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। ICRA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एज डेटा सेंटर के 2024 के 60 से 70 मेगावाट से बढ़कर 2027 तक 200 से 210 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान, जो बढ़ती प्रौद्योगिकियों के प्रसार से 3 गुना वृद्धि को दर्शाता है। सेबी ने प्रतिभूति बाजार में वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए बाजार अवसंरचना संस्थानों और म्यूचुअल फंड निकाय एम्फी के साथ मिलकर एक साझा निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया। भारतीय स्टेट बैंक ने 13,455 कर्मचारियों की भर्ती शुरू की है। इन कर्मचारियों को जूनियर एसोसिएट्स पद पर नियुक्त किया जाएगा। अदानी यूनिवर्सिटी ने अपने प्रमुख इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस MBA और MTech कार्यक्रमों के लिए नए सत्र की शुरुआत करते हुए नव दीक्षा 2025 नामक शैक्षणिक इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एग्राटास भारत और यूके में सुविधाओं के साथ 60 गीगावाट घंटा की बैटरी क्षमता विकसित कर रहा है, जिसे बेंगलुरु और ऑक्सफोर्ड स्थित अनुसंधान और विकास केंद्रों का समर्थन प्राप्त है। N चंद्रशेखरन ने कहा है कि कंपनी का मुख्य लक्ष्य सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वित्तीय सेवाओं में अपनी विनिर्माण उत्कृष्टता को बढ़ाना है। मारुति सुजुकी इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 में 3.3 लाख से अधिक इकाइयों का निर्यात किया है, जो किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। मारुति सुजुकी इंडिया के अनुसार फ्रोंक्स ने केवल 25 महीनों में 1 लाख इकाइयों का निर्यात करने वाली भारत की पहली SUV का दर्जा हासिल किया है। इनमें से 69,000 इकाइयां वित्त वर्ष 2025 में विदेशों में भेजी गई हैं। अप्रैल-जून तिमाही में अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड का कुल मुनाफा सालाना आधार पर 71% बढ़ा है, जबकि EBITDA 2000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी ACC का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 4.35% बढ़कर 375.42 करोड़ रुपए हुआ है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 359.74 करोड़ रुपए पर था। अप्रैल-जून की अवधि में दिल्ली NCR, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु सहित भारत के शीर्ष 8 शहरों में मॉल और हाई स्ट्रीट्स में लगभग 2.24 मिलियन वर्ग फुट स्पेस की लीजिंग दर्ज की गई। मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्स जुलाई में 60.7 रहा है, जो कि जून में 58.4 था। ये मैन्युफैक्चरिंग PMI का लगभग 17.5 वर्षों का उच्चतम स्तर है। IPO से पहले अनलिस्टेड मार्केट में NSE के शेयरों की जबरदस्त मांग के चलते कंपनी में रिटेल निवेशकों की संख्या बढ़कर 1.46 लाख हो गई है, जो कि किसी अन्य अनलिस्टेड कंपनी की अपेक्षा काफी अधिक है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की धमकी के बीच ईरान आज ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में परमाणु वार्ता करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच ये बैठक उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर होगी। वहीं तीनों यूरोपीय देश चेतावनी दे चुके हैं कि बातचीत शुरू न होने पर ईरान पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। फिलिस्तीनी उपराष्ट्रपति ने मैक्रों के फिलिस्तीनी राज्य के रुख के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति फ्रांस की प्रतिबद्धता और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मैक्रों के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह का कदम आतंक को बढ़ावा देता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वह फिलिस्तीनी राज्यों को मान्यता देने की मैक्रों की योजना को अस्वीकार करता है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता के अनुसार अमेरिका इस महीने के अंत में होने वाले इजरायल के द्विराष्ट्रीय समाधान पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में नहीं लेगा भाग। अमेरिकी विदेश विभाग ने गजा में मानवीय सहायता को लेकर कहा कि वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सहायता जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि गजा में पहुंचने वाली सहायता को हमास लूट न सके। यूक्रेन में नए भ्रष्टाचार विरोधी कानून को लेकर विरोध तेज हो गया है। लोगों का कहना है कि यह कानून देश की भ्रष्टाचार निगरानी संस्थाओं की स्वतंत्रता को खत्म कर देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने तनाव कम करने की कोशिश की और वादा किया कि कानून में सुरक्षा उपाय जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं की स्वतंत्रता के लिए सभी प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे। साइप्रस के लिमासोल जिले के पहाड़ी इलाकों में जंगल में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है। इस भीषण आग से 2 लोगों की हुई मौत। अधिकारियों ने कहा है कि तेज हवाओं और भीषण गर्मी के कारण आग तेजी से फैल गई है। आग पर काबू पाने के लिए 250 से ज्यादा अग्निशमन कर्मियों और 75 दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया है। नेपाल में सत्तारूढ़ सीपीएन यूएमएल ने पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के सक्रिय राजनीति में लौटने के प्रयास को ये कहते हुए अवरुद्ध कर दिया कि किसी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष का पार्टी में भूमिका निभाना अनुचित होगा। गजा में संघर्ष विराम पर जोर देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने कहा कि किसी मामले के हल के लिए शांति ही एकमात्र रास्ता है और इसे जल्द लागू किया जाना चाहिए। पी हरीश ने कहा कि भारत इस संबंध में लगातार प्रतिबद्ध रहा है कि वहां जारी मानवीय संकट खत्म होना चाहिए और समय पर मानवीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में चीन ईयू समिट के दौरान कहा कि यूरोपीय संघ के सामने मौजूदा चुनौतियों के लिए चीन जिम्मेदार नहीं है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों पक्षों के मतभेदों को ठीक से निपटाने की जरूरत है। वहीं यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेyen ने कहा कि चीन ईयू का सहयोग बढ़ने के साथ साथ असंतुलन भी बढ़ा है। महिला शतरंज विश्व कप में ऑल इंडियन फाइनल होगा। भारत की दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी फाइनल में आमने सामने होंगी। भारत की कोनेरू हम्पी ने सेमीफाइनल में चीन की टिंगजी ले को टाई ब्रेकर में मात दी। हम्पी की इस जीत के साथ ये तय हो गया है कि विश्व कप भारत के ही नाम होगा। इससे पहले दिव्या देशमुख ने सेमीफाइनल में चीन के पूर्व विश्व चैंपियन झोंगिए टैन को हराया था। फाइनल में पहुंचने के साथ ही दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने अगले साल होने वाले महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। मैनचेस्टर टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड को मजबूत शुरुआत मिली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट खोकर 225 रन बना लिए हैं। वहीं भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाने में सफलता पाई। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने अर्धशतकीय पारी खेली। भारत के ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ जारी ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में पैर के फ्रैक्चर के बावजूद बल्लेबाजी के लिए उतरे। ऋषभ पंत ने 54 रन की पारी खेली। भारत की उभरती बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 16 में पीवी सिंधु को हरा दिया है। 17 साल के उन्नति ने एक कड़े मुकाबले में सिंधु को मात दी। और भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सात्विक चिराग ने प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी को मात दी।
इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GT न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।